हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। नमस्कार आप सभी का और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपने करेंगे बच्चों क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक करेंगे। आज अपने 5.2 का बेसिक जो है उसके अंदर अपने पास कुछ टॉपिक्स है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन वी आर गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जब इसके शीर्ष अपने को दिए हुए हो उस स्थिति के अंदर। 5.2 से पहले 5.1 अपने कर चुके हैं, उसके बेसिक और उसकी 5.1 एक्सरसाइज है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। अब अपने करते हैं बच्चों 5.2 का बेसिक। तो सबसे पहले अपने फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब? जब हमें इसके शीर्ष दे रखे हो, वर्टिसेस है अपने पास, ए है x1, y1, बी है बच्चों अपने पास x2, y2 और सी है बच्चों अपने पास x3, y3। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल हाफ। इसके बाद देखो जैसे जैसे मैं लिखता हूं वैसे वैसे ही आपको समझना ये फॉर्मूला। यहां पर x1 जब इसके वर्टिसेस अपने को गिवन हो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला होता है। देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 और ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखिए, बाहर हाफ लिखना है, इधर x1 फिर x2 फिर x3 और इनके साथ ब्रैकेट है। इसके बाद आपको लिखना है y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y। हाँ जी। अब देखो बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसके अंदर तीन ही वर्टिसेस होंगे, तीन ही शीर्ष होंगे, तो x1 x2 x3 तक ही जा सकता है, लेकिन y कहां तक जा सकता है? y1 y2 y3 तक मैक्सिमम है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। दिस मीन्स x1 के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा? y2 माइनस y3। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो x2 के साथ क्या आएगा? y3 माइनस y1 और x3 के साथ क्या आएगा? y1 माइनस y2। एक तो ये फॉर्मूला है बच्चों, when we are given the vertices of triangle then area of triangle will be half x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर अपने बात करें यही जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर अपने डिटर्मिनेंट फॉर्म में सोल्व करने चाहे तो देखो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को इसके जो ये वर्टिसेस दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं, तो अगर अपने इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में सोल्व करना चाहे तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, बाहर लिखना है आपको हाफ और ये जो थर्ड कॉलम है ये लिखना है आपको 1 1 1 और इसके बाद यहां पर आपको वर्टिसेस लिखने रिस्पेक्टिवली x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो बच्चों अगर अपने इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर अपने इस फॉर्मूले से सोल्व करें तो दोनों आंसर क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे बच्चों इक्वल? तो देखो ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये इस डिटर्मिनेंट को अगर अपने एक्सपेंड करें तो यही बनेगा। देखो सबसे पहले r1 के रिस्पेक्ट c1 के रिस्पेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं। तो पहले x1, ये रहा x1, फिर ये कॉलम गया, ये रो गई। देखो y2 माइनस y3 आ रहा है, ये आ गया। फिर ये जो x2 है ये माइनस का है क्योंकि ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो देखो ये माइनस का है, समझ लो एक बार यहाँ पे माइनस है, लेकिन इसका जो कॉलम और रो अपने ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये y1 माइनस y3 बनेगा। तो y1 माइनस y3 में से भी एक माइनस आ गया तो ये क्या हो गया? प्लस। और जब x3 की रिस्पेक्ट करेंगे ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये देखो y1 माइनस y2 बन चुका है। दिस मीन्स अपने चैप्टर 5th में कोई भी ट्राइंगल है उसका जो एरिया फाइंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट मेथड या सारणिक की विधि से अपने उसके त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। आगे आपको बात समझ। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है अपने पास। ये तो ट्राइंगल का एरिया आ गया अपने पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक टॉपिक है कि आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको चेक करना है वो सरेख है या नहीं। सरेख को इंग्लिश में कहते हैं कि कोलिनियर, कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब है एक ही रेखा में, यानी एक ही लाइन के अंदर। तो जब आपको वो 3 वर्टिसेस दे या 3 आपको पॉइंट दे दे और आपसे पूछे कि इनसे ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, या पूछे कि ये कोलिनियर है या नहीं, तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको जस्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अगर ये 0 आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर या सरेख हो जाएंगे। आपको क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर क्या आ गया? 0 आ गया तो
ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, सो पॉइंट्स विल बी कोलिनियर, अदरवाइज दे विल मेक अ ट्राइंगल। तो अगर वो ट्राइंगल बना रहे हैं तो कोई ना कोई अपने पास क्षेत्रफल आ ही जाएगा प्लस के अंदर, अगर माइनस के अंदर आएगा तो भी अपने उसे प्लस में कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है बच्चों, क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो ये तो है कोलिनियर की कंडीशन। अगर वो क्वेश्चन में कहे कि ये 3 पॉइंट है और ये कोलिनियर है और उस कंडीशन पे आपको किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकता है वो, जैसे ए k,5, बी 6,-3 और सी 8,-4, और क्वेश्चन में कहे आपको कि these 3 points A, B, C are collinear, then find the value of k respectively। वो कहेगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है, सरेख है, उस स्थिति के अंदर k का मान ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर लेके चलोगे, उसके अंदर जब यहाँ पर वैल्यू रखोगे आप ये k 5, 6-3, 8-4, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इस k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, एक ये टॉपिक है अपने पास। अब देखो बच्चों, इसके बाद आपको वो क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट देगा और आपसे कहेगा कि इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन बताइए। देखिए कैसे क्वेश्चन है अपने पास, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अपने पास आपको एक पॉइंट देगा, वो ए पॉइंट दे दिया 3,2 और बी पॉइंट दे दिया आपको 6,-2, और आपसे कहे कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी से, तो देखो बच्चों, ए और बी से अगर कोई लाइन जा रही है तो वहां पे ट्राइंगल बनेगा क्या, लाइन से ट्राइंगल कभी नहीं बनता, क्योंकि वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, अपने सी पॉइंट लेट कर लेते हैं x, y, कि वो x, y से जा रही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो पहला पॉइंट आप ये लिख दो 3,2, ये तो 1, 1, 1 ही रखना है, 3, 2, 6, -2 और x, y। हाँ जी बच्चों, तो ये अगर आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे तो आपके पास x, y के अंदर एक इक्वेशन बन जाएगी, और वही इक्वेशन किसकी होगी, a, b और c पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये x और y जो पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप फर्स्ट यहाँ पर भी रख सकते हो 3 और 2 की जगह, और 6 और -2 की जगह भी रख सकते हो, एज यू विश, आप जहां मर्जी रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट बच्चों, अपने पास टॉपिक है इसका, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, रेखिक समीकरणों को हल करना, रेखिक समीकरणों को हल करना। जैसे एग्जांपल है आपके पास a1x प्लस b1y इक्वल d1, a2x प्लस b2y इक्वल d2। हाँ जी बच्चों, देखो ध्यान से, आपके पास 2 इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपके पास, 2 समीकरण हैं, इनको सोल्व करना आप 9th और 10th क्लास में सीख चुके थे। जैसे आपके पास 3 मेथड होते थे। पहला मेथड होता था आपके पास सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि, या एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि। तो उनकी हेल्प से आप इनको सोल्व कर लेते थे जब आपके पास वेरिएबल 2 ही होते थे, x और y। अगर ये इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में चली जाए, ध्यान से देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल d3। तो देखो बच्चों, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, या अपने पास 3 इक्वेशन हो 3 वेरिएबल के अंदर x, y और z में, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो अपने पास 2 ही वेरिएबल है x और y। जब 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल हो गए x, y, z। अगर वो आपको कहे कि इन्हें सोल्व कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए और इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व कीजिए, सोल्व करने का मतलब है आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x, y की। इसमें तो x, y की वैल्यू फाइंड करनी है,
और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपके पास दो मेथड है बच्चों। फर्स्ट मेथड है आपके पास क्रैमर्स लॉ। क्रैमर एक मैथमेटिशियन था, उसने एक लॉ बनाया था इनको सोल्व करने के लिए। और दूसरा मेथड है आपके पास मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि से हल करना। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट लॉ अपने समझते हैं। फर्स्ट लॉ है बच्चे अपने पास क्रैमर्स लॉ या क्रैमर नियम, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं क्रैमर नियम। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्रैमर लॉ क्या कहता है? क्रैमर लॉ कहता है बच्चों कि ये जो आपको अगर दो लाइन दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो आप सबसे पहले यहां से एक डिटर्मिनेंट लेट करो डेल। डेल जो होगी वो आपकी होगी ये जो एक्स वाई की जो कोफिशिएंट दे रखी है इनसे जो बनेगी a1 b1 a2 b2। और यहां से आप इसकी डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, ठीक है। यहां से जो डिजिट आएगी वो सोल्व कर लो। इसके बाद क्रैमर ने कहा कि इसके बाद आप डेल वन निकालो। अब डेल वन क्या होता है ये देखो बच्चों ध्यान से, डेल वन क्या होता है? डेल वन होता है कि ये जो डेल है इसका जो फर्स्ट कॉलम है a1 a2 वाला, इसको रिप्लेस कर दो d1 d2 से, यानी यहाँ पर जो डिजिट्स है उनसे रिप्लेस कर देते हैं अपने। तो d1 d2 से रिप्लेस कर दिया और ये b1 b2 तो सेम रहा एज इट इज। तो अब आप इसको सोल्व करके डेल वन निकालो। इसके बाद उसने कहा कि डेल टू निकालो। डेल टू में क्या करना है? जो डेल है आपके पास उसका दूसरा कॉलम आप चेंज कर दो d1 d2 से। तो पहला सेम रखना है और दूसरा d1 d2 से रिप्लेस करना है और उसके बाद आप इसको सोल्व कर दो, ठीक है बच्चों। क्रैमर ने क्या कहा कि जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो सबसे पहले डेल निकाल लो। कैसे? इसमें एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स है, गुणांक है, उनसे एक सारणिक या डिटर्मिनेंट बना के उसको क्या कर लीजिए आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद डेल वन कैसे बनाओगे? डेल का जो फर्स्ट कॉलम है उसको d1 d2 से रिप्लेस करके बना लो। डेल टू कैसे बनाओगे? जो डेल का सेकंड कॉलम है v1 v2 उसको d1 d2 से रिप्लेस करके आप डेल टू बना लीजिए और इनके आंसर फाइंड कर लो। इसके बाद अगर आपको x फाइंड करना है तो x का आंसर होगा बच्चों, x कैसे आएगा? डेल वन अपॉन में डेल से आपके पास जो आएगा वो x आएगा। और अगर आपको y फाइंड करना है तो y आएगा बच्चों आपके पास डेल टू अपॉन में डेल से। तो ये बात किसने बताई? ये क्रैमर ने बताई कि आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रैमर लॉ से सोल्व करोगे तो ऐसे सोल्व करोगे, x बराबर होता है डेल वन अपॉन में डेल और y बराबर होता है डेल टू अपॉन में डेल। डेल वन डेल टू और डेल कैसे फाइंड किया जाता है? इस मेथड से, ठीक है। अगर बच्चों आपके पास क्या हो, 3 इक्वेशंस हो, अगर आपके पास 3 समीकरण हो तो क्रैमर लॉ कहता है कि डेल आपको लेट करना है जो आपके पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और आप इस 3 into 3 की जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक डिजिट आ जाएगी। तो ये आपके पास डेल आ जाएगा। फिर आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? डेल वन फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है आपको? डेल टू फाइंड करना है। फिर आपको क्या फाइंड करना है? डेल थ्री फाइंड करना है। तो बच्चों डेल वन कैसे फाइंड करेंगे? जो ये फर्स्ट कॉलम है इसको किससे रिप्लेस कर देंगे अपने? इसको d1 d2 d3 से। तो d1 d2 d3 से, बाकी b1 b2 b3 और c1 c2 c3 एज इट इज। डेल टू में क्या करेंगे बच्चों? अपने जो बीच वाला कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है, उसको d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे और बाकी सेम a1 a2 a3 और c1 c2 c3। और डेल थ्री में क्या करेंगे बच्चों? अपने डेल थ्री में अपने करेंगे जो अपने पास थर्ड कॉलम है उसको d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3 और b1 b2 b3 सेकंड कॉलम एज इट इज। और यहां से भी आपके पास क्या आ जाएगी? डिजिट्स आ जाएगी। जब आपके पास डिजिट्स आ जाएगी बच्चों तो आप x कैसे फाइंड करोगे? x का फॉर्मूला क्या होगा? डेल वन अपॉन में डेल। आपके पास डेल वन भी होगा और आपके पास डेल भी होगा। तो x आ जाएगा आपके पास डेल वन अपॉन में डेल, y आ जाएगा आपके पास डेल टू अपॉन में डेल और z आ जाएगा बच्चों आपके पास डेल थ्री अपॉन में डेल। तो इस तरीके से बच्चों ये जो मेथड है ये अपने पास क्या है? इसे कहते हैं क्रैमर लॉ। अब देखिए इस क्रैमर लॉ को अपने डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? या सारणिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि अपनों ने इस क्वेश्चन के अंदर या इस क्रैमर लॉ में डिटर्मिनेंट बना बना के
या सारणिक हल करके इसका आंसर्स फाइंड किए हैं, इसलिए क्रैमर लॉ को बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब इसके बाद देखो बच्चों ध्यान से, क्रैमर लॉ के बाद अगर आप इन्हीं इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से या अवयव विधि से हल करना चाहो तब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। इन मेथड्स को आप नोट कर लिएगा बच्चों साथ के साथ। हाँ जी, देखिए अब अपने बात करते हैं इन्हीं, ये जो अपने पास समीकरण है, इक्वेशंस है, इनको अवयव विधि द्वारा हल करना, अवयव विधि, जिसको अपने बोलेंगे बच्चों मैट्रिक्स मेथड। हाँ जी, मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है, मैट्रिक्स मेथड कहता है कि ये जो आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इनमें जो x और y की जो कोफिशिएंट्स है उनसे आप एक मैट्रिक्स बनाओ A, जो है A1 B1 और A2 B2, और यहां पर आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनको लेट कर लो x और y। लेट इस जो इक्वेशंस में गिवन हो, अगर 2 इंटू 2 किए तो x और y हो गया, और आपके पास जो इधर कांस्टेंट गिवन है, इधर ऑपोजिट में जो कांस्टेंट गिवन है आपके पास, उन्हें आप लेट कर लीजिए b, तो ये D1 D2 D3। हाँ जी, A आपको किसे लेट करना है, किसे मानना है, जो x y के कोफिशिएंट से बने मैट्रिक्स, और कैपिटल X किसे लेट करना है, जो आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हुए हैं, और B किसे लेट करना है, D1 D2 जो इधर कांस्टेंट हो गया आपके पास राइट साइड में। इसके बाद अगर आप इन इक्वेशंस को देखो तो ये इक्वेशंस जो बच्चे मैट्रिक्स A और x का मल्टीप्लाई है, और इक्वल में क्या है आपके पास B, ये इक्वल में D1 D2 है, तो D1 D2 जो है बच्चों आपके पास क्या है, B है, ये D1 D2 लिख रही है, B है। अब यदि अपने को फाइंड क्या करना है बच्चों, अपने को तो x फाइंड करना है, दिस मींस अपने को x मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो x किसके बराबर होगा बच्चों, x होगा, ये A इधर आ जाएगा, तो x हो गया बच्चों A इनवर्स B। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास कि आपको अगर x और y फाइंड करना है तो x बराबर क्या हो गया, A इनवर्स B हो गया। अपने A इनवर्स फाइंड करेंगे बच्चों, A इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अपने 5.1 के अंदर A इनवर्स फाइंड करके आए थे। A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A, तो वहां से अपने क्या फाइंड कर लेंगे, A इनवर्स फाइंड कर लेंगे, और जो आपके पास B मैट्रिक्स है इससे अपने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों तरफ अपने क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, इधर एक्स वाई का कंपेयर हो जाएगा और इधर मैट्रिक्स का कंपेयर हो जाएगा। जैसे मान लो ये इधर एक्स वाई है अपने पास, ठीक है, और इधर ए इनवर्स और बी का मल्टीप्लाई कर दिया और अपने पास आ गया यहाँ पे 1 और 2 बन गया, तो कंपेयर बोथ साइड करके x इक्वल 1 आ जाएगा, y इक्वल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों, अगर अपने पास 3 वेरिएबल के अंदर क्या हो, मैट्रिक्स हो, लीनियर इक्वेशंस हो, तो A लेट हो जाएगा बच्चों अपने पास A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ये A हो जाएगा। X क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास XYZ, और B क्या हो जाएगा अपने पास D1 D2 D3, ये अपने पास हो जाएगा B। इस कंडीशन में बच्चों अपने पास फॉर्मूला होगा AX इक्वल B, फॉर्मूला तो वही रहेगा, और X इक्वल क्या हो जाएगा अपने पास A इनवर्स B। x इक्वल हो चुका है अपने पास A इनवर्स B, सेम वही A इनवर्स फाइंड कर लेंगे अपने 3x3 मैट्रिक्स का, एडजॉइंट A अपॉन में डिटर्मिनेंट A इनवर्स आ जाएगा, फिर B से क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A इनवर्स B आ जाएगा, और इधर x y z रहेगा, कंपेयर बोथ साइड कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों ये मेथड था अपने पास अवयव विधि या मैट्रिक्स मेथड से अपने क्या फाइंड कर सकते हैं, x y की। अब अपने करेंगे बच्चों कि अपने पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो या अपने पास 3 इक्वेशंस हो x y z के अंदर, तो उस कंडीशन में अपने पढ़ते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती है और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस क्या होती है। कंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं संगत और इनकंसिस्टेंट को हिंदी में कहते हैं असंगत। कंसिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों अपने पास x y और z की वैल्यू आ सकती है, x y और z की वैल्यू आ सकती है। x की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से देखो। कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि आप जब इन तीनों इक्वेशंस को या 2 इक्वेशन जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो तो आप जब उनको सोल्व करोगे तो आपके पास x y की या x y z इन तीनों की वैल्यू या इन दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी।
तो इस कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी? तो आपको सबसे पहले डेल निकालना है। डेल का मतलब है बच्चों, आपके पास यहां से जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास x y z की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आएगी। तो अगर आप x y z की वैल्यू क्रैमर लॉ से सोल्व करोगे, क्रैमर लॉ से अगर आप सोल्व करते हो तो क्रैमर लॉ क्या होता है बच्चों, x इक्वल डेल वन अपॉन में डेल, y इक्वल डेल टू अपॉन में डेल, z इक्वल डेल थ्री अपॉन में डेल। तो यहाँ से डेल वन डेल टू डेल थ्री आप फाइंड कर लोगे और डेल आपके पास कोई नॉन जीरो वैल्यू आई हुई है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, z की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये डेल नॉट इक्वल जीरो इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि देखो अगर a इनवर्स का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन में डिटर्मिनेंट a। अगर डेल जीरो होता तो देखो ये x y z के अपॉन में भी 0 0 0 आता है और एडजॉइंट a अपॉन में 0 आ जाता, ना तो a इनवर्स फाइंड होता और ना ही x y z फाइंड होते, क्योंकि अपॉन में 0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट। दिस मींस कंसिस्टेंट की अपने पास रीजन या क्वालिटी क्या होता है, डेल नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट का रीजन अपने पास संगत होने की स्थिति है, कंडीशन है। अब देखो ध्यान से, जब डेल जीरो हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जब डेल जीरो होता है तो उसको कहते हैं बच्चों अपने इनकंसिस्टेंट फॉर्म या असंगतता, इनकंसिस्टेंट या असंगतता कहते हैं। इस कंडीशन में डेल जीरो अगर है तो अगर आपको डेल जीरो की कंडीशन के अंदर डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो आए, ध्यान से सुनिएगा, डेल वन डेल टू डेल थ्री भी आपके पास जीरो आया तो उस कंडीशन में जो आपके पास इक्वेशंस होगी या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगी या आपके पास थ्री इक्वेशंस होगी। तो वहां से अगर डेल भी जीरो है और डेल वन डेल टू डेल थ्री भी क्या है, जीरो है, तो आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट। आपको सोल्व नहीं करना है, जस्ट आपको लिखना है डेल भी जीरो आ जाएगा और डेल वन डेल टू डेल थ्री भी जीरो आ जाए तो आप कह दोगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या दीज थ्री इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आपके पास डेल जीरो आ गया लेकिन डेल वन डेल टू डेल थ्री में से कोई एक कम से कम की बात हो रहा है, कम से कम कोई एक क्या आ जाए, अशून्य आ जाए या नॉन जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन में इसके जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा बच्चों, अगर डेल नॉट इक्वल जीरो है तो इस बात का मतलब है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या थ्री इक्वेशंस है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है या संगत है। अगर डेल आ गया आपके पास जीरो तो वो कैसी है, इनकंसिस्टेंट है या कैसी है, असंगत है। लेकिन डेल जीरो की कंडीशन भी दो कंडीशन और है, एक तो अनंत हल की और एक हल संभव नहीं है। अगर डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों ही जीरो आ गए तो इस बात का मतलब है अनंत हल है। लेकिन डेल वन डेल टू डेल थ्री में से कोई एक क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, अशून्य आ गया, तो उस स्थिति में जो दी गई समीकरण है आपके पास उनका हल संभव नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों अपनों ने इस 5.2 का बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अपने एक्सरसाइज 5.2 के कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।